हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षिता। आज हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कवर करेंगे। आज हम लोग बेयर एक्ट से नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग बस एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है क्या, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आया है वो, ठीक है, उसकी एसेंट डेट, कमेंसमेंट डेट, उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है ना, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, पार्टनरशिप एक्चुअली क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें हम डील करेंगे। बेयर एक्ट से हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सेक्शन वाइज जो हमारे बेयर एक्ट में दे रखे हैं, ठीक है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना, क्या ये सिर्फ यही एक एक्ट था, मतलब सबसे नया एक्ट यही था क्या पार्टनरशिप के बारे में जो डील कर रहा था? नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, जो हमारा है उसमें चैप्टर 11 पार्टनरशिप की बात करता था। तो ऐसी क्या नीड पड़ गई पार्लियामेंट को, ऐसा क्यों उन्होंने सोचा कि एक नया एक्ट बनाते हैं? जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्टनरशिप के बारे में मेंशन था तो अलग से एक्ट बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? फालतू में लॉ स्टूडेंट्स पे इतना बर्डन डालने का क्यों नीड पड़ी उन्हें? अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना हमारे पार्टनरशिप भी था, है ना। हमारा अब जो नया एक्ट बन गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसके बारे में भी बात करता है। तो उन दोनों को ही वहाँ से हटा के एक दो नए एक्ट्स बना दिए। क्यों किया ऐसा? अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या है? 1872, है ना। और पार्टनरशिप का एक्ट का जो ईयर है वो क्या है? 1932। तो कितना डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है। तो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर नहीं हो पाई होगी, इसीलिए उन्होंने पार्टनरशिप बनाया। ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा आप भी सोच सकते हो। लेकिन हम ऐसा सोचने पे तो नहीं चल सकते। हम किस में चलेंगे? जो हमारा पार्टनरशिप में हमें बता रखा है कि वो उन्होंने क्यों किया। और उसको आपको अलग से कुछ भी बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। आप बेयर एक्ट खोलोगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब जहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, है ना, वहीं पे उन्होंने बता रखा है। मैं जब एक पीपीटी आपको प्रोवाइड करूँगी तो उससे प्रॉपर मेंशन करूँगी कि क्या बैकग्राउंड है पॉइंट्स वाइज, है ना, कि क्यों उन्होंने अलग से एक एक्ट बनाया। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है, अगर हम सीरियसली होकर पढ़ते हैं, कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था तो दो नए जो हमारे एक्ट्स हैं वो क्यों बने हैं, है ना। तो इसमें उन्होंने बोला है, सेलेक्ट कमिटी ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल इन इट्स रिपोर्ट डेटेड 22 February 1870, है ना, said that many important matters relating to the partnership were left unnoticed in chapter 11। चैप्टर 11 से ही लिया है ना। सेक्शन कौन से थे उसमें? 239 से लेके 266, यही थे ना। तो उसमें उन्होंने बोला, पार्लियामेंट ने, सेलेक्ट कमेटी ने बोला, कब बोला? 22 February को, है ना। कौन सा ईयर था? 1870। उसमें उन्होंने बोला कि बहुत सारे पार्टनरशिप के प्रोविजंस जो थे वो अननोटिस्ड हो गए, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उससे डील ही नहीं कर पाया, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर एंड डेफिनेट रूल्स, है ना, इन एडिशन टू दीज ओमिशंस द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन इंडिया। एक होता है 1872 में क्या ट्रेड रहा होगा, एक 1932 में क्या ट्रेड रहा होगा। ट्रेड मतलब एक हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ जाती हैं। अब जैसे एआई है, पहले क्या था? टाइपराइटर हुआ करता था, है ना। पहले टाइपराइटर था, फिर हमारा कीबोर्ड आया, है ना, कंप्यूटर आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग डेवलपमेंट हुई। अब एआई आ गया, बहुत सारे लोग अब उसमें चैट जीपीटी यूज़ करना सीख रहे हैं, है ना, एआई को कैसे यूज़ करना है वो सीख रहे हैं। तो डेवलपमेंट है, वैसे ही हमारे ट्रेड का डेवलपमेंट है। पहले हम भाई क्या बोलते हैं, फैक्स करते थे, है ना, फिर धीरे धीरे टेलीफोन आ गया, है ना, मतलब चीज़ें चेंज हो गई, वही डेवलपमेंट है। ट्रेड का भी डेवलपमेंट हुआ है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ट्रेड इन इंडिया हैज़ शोन फर्दर मैटर्स ऑन विच लेजिस्लेशन इज़ नाउ रिक्वायर्ड। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया वैसे वैसे उनको लगा कि एक नए एक्ट की ज़रूरत है जो पर्टिकुलरली इसी से डील करे। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, पार्टनरशिप एक्ट में किसकी बात होगी? पार्टनरशिप की। In the absence of clear and definite rules on these points, Indian courts have held that Chapter 11 of Indian Contract Act is not exhaustive and have relied on analogies drawn from the English law।
हमारा वो इंग्लिश लॉ पे बेस था सारा कुछ, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं हमें लगा कि नहीं, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है, वो पर्टिकुलरली पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा है। इसलिए हमने क्या किया, एक नया एक्ट बनाया, इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा बैकग्राउंड। अब एसेंट पढ़ते हैं। इसको एसेंट कब मिली इस एक्ट को, 8 अप्रैल 1932 में, है ना। एसेंट मतलब जब प्रेसिडेंट ने इसमें हामी भर दी कि भाई ठीक है, आप लोग अपना एक्ट बना लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना, वो होता है एसेंट। इन्फोर्समेंट डेट क्या है, जब से ये लागू हुआ, कौन सी डेट से लागू हुआ है ये, 1 अक्टूबर सेम ईयर, है ना, 1932। क्या सारा का सारा एक्ट उसी ईयर में लागू हो गया, जिस दिन मतलब जिस ईयर में हमारी एसेंट मिली है, जिसमें हमारा इन्फोर्समेंट हुआ है ना, कमेंसमेंट हुआ है, उसी में ही सारा एक्ट लागू हो गया था क्या, नहीं हुआ था। कौन सेक्शन नहीं हुआ था, सेक्शन 69। इसको आपको याद रखना है क्योंकि सिर्फ यही एक सेक्शन है जो 1 साल के बाद लागू हुआ है ना। कब आया वो इन्फोर्स में, 1 अक्टूबर 1933 को। ठीक है, एसेंट डेट क्या है हमारी, 8 अप्रैल 1932। इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट सेक्शन 69, है ना। सेक्शन 69 क्या बोलता है हमारा, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे जब सेक्शन वाइज डील करेंगे कि ये मतलब क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ये सब क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का, है ना। और कब आया है ये सेक्शन 69, 1 अक्टूबर 1933 को। टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, टोटल चैप्टर्स है 8, सेक्शंस कितने हैं 74। कोई स्केड्यूल भी है क्या इसमें, नहीं ना, है 2 स्केड्यूल्स है इसमें। ठीक है, कहाँ से लिया गया है ये, कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका फादर कौन है अगर हम बोलें तो, है ना, कौन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना। इसका बैकग्राउंड वहीं पे है अभी भी, मतलब होता नहीं है कि आपकी मातृभूमि जिसको हम बोल सकते हैं, वो इसका क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर 11। सेक्शंस कौन से हैं, 239 से लेके 266 तक। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम बात कर रहे हैं इसका। अच्छा, एक्ट नंबर भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं आपने सारा कुछ पढ़ लिया, एंड में क्वेश्चन आ गया भाई एक्ट नंबर बताओ, हमें वही नहीं पता, है ना। मतलब मेन चीज़ नहीं रहनी चाहिए, जो जिस चीज़ में हम मार्क्स गेन कर सकते हैं उसको हमको गेन करना है। कौन सा ईयर जो है हमारा, वो नंबर क्या है, एक्ट 9 ऑफ 1932। ठीक है, अब इसका जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट मतलब 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है, मतलब जब ये एक्ट आया, कब आया, 1932 में, उसके पहले जो भी सारी चीज़ें हुई होंगी इसमें, तो क्या वो उसको भी आगे लेके जाएगा, है ना, उसमें भी वो अपनी अप्रूवल दे रहा है, या प्रोस्पेक्टिव है, जब 1932 के बाद जो आपने किया है वही इसमें आएगा, उसके पहले का नहीं आएगा। ये होता है हमारे 2 एक्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है हमारा, रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, ये हमारा जो एक्ट है वो प्रोस्पेक्टिव है। मैंने ऐसे कैसे बोल दिया प्रोस्पेक्टिव है, कहीं मेंशन तो नहीं है, ये मेंशन है क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, हाँ मेंशन है, कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोल सकते ना हम। कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 74 में। इसमें जो सेविंग क्लॉज है उसमें ये बोलता है कि जब से ये लागू हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तब से जो भी सारी चीज़ें हैं वही कवर करेगा, उसके पहले वाली चीज़ें इसमें कवर नहीं होंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा एसेंट, कमेंसमेंट, चैप्टर्स कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, स्केड्यूल्स कितने हैं, इस इफेक्ट कितने हैं। अब हमने सारा कुछ लगभग पढ़ा, मतलब इंट्रो में। पार्टनरशिप होता क्या है एग्जैक्टली हमें ये तो पता ही नहीं है ना। पार्टनरशिप कर रहे हैं हम इतनी देर से, लेकिन हमने पार्टनरशिप ही नहीं पढ़ा होता क्या है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है ना, बाय 2 और मोर पार्टीज़। 2 और मोर पार्टीज़ लिखने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्या एक लोग पार्टनरशिप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। हम साइकोलॉजिकली नहीं जा रहे हैं, हम फिलॉसफी नहीं झाड़ रहे हैं यहाँ पे कि नहीं भाई मैं अकेला ही अपने कहते हैं ना, मैं अकेले ही खुद के लिए काफ़ी हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अपना पार्टनर हूँ, ऐसा नहीं। लॉ में बात कर रहे हैं हम, लॉ की नज़र में, है ना, 2 लोग तो मिनिमम आपको चाहिए,
जैसे होता नहीं है, हमने कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं जब हम आईपीसी में, है ना, तो उसमें क्या है, 2 लोग मिनिमम चाहिए होते हैं। क्या एक ही लोग ग्रुप में क्राइम कर सकते हैं? जब वो एक ही है तो वो ग्रुप में कैसे होगा, है ना। तो पार्टनरशिप में भी 2 लोग तो मिनिमम चाहिए होंगे, तभी वो पार्टनरशिप आगे बढ़ सकती है। तो इसमें क्या बोला डेफिनेशन में, अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 2 और मोर पार्टीज टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस एंड शेयर इट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, क्या मतलब अगर हम ऐसे ही पार्टनरशिप में 2 लोग हैं, पार्टनरशिप में आ गए, पार्टनरशिप किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। ठंड का टाइम हो रहा है ना, बहुत ठंड हो रही है आजकल। हमने सोचा जो रोड साइड में ऐसी सोते हैं, है ना, जो भी जिनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनको हम ब्लैंकेट प्रोवाइड करेंगे। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हमने यही सोचा, हमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया अमाउंट का, और हमने सोचा उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये पार्टनरशिप नहीं है भाई? 2 लोग तो हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है, 2, वो हमारी पूरी हो रही है। बिजनेस भी हम कह सकते हैं उसको, है ना, कह सकते हैं ना? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारा मोटिव क्या है वहाँ पे, प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रॉफिट कैसे, हम तो सिर्फ कंबल बांट रहे हैं, ब्लैंकेट्स को बांट रहे हैं, वहाँ पे हमने ये नहीं सोचा कि इन रिटर्न उनसे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। अगर हमारे दिमाग में ये होता कि हम सबको वहाँ पे जाके ब्लैंकेट्स देंगे, उनसे पैसे लेंगे, तब तो हमारा कि एक पार्टनरशिप कहलाता। लेकिन हमारा मोटिव क्या था, सर्विस प्रोवाइड करना, है ना, प्रॉफिट कमाना हमारा मोटिव था ही नहीं, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा। जहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, कोई बिजनेस करना हुआ, वहीं पे वो पार्टनरशिप कहलाएगी। ठीक है, अब इसके कुछ अगर हम बोले ना कि इसका क्रक्स क्या है, पार्टनरशिप है नहीं है, कैसे क्या होगा, इसमें हम बोल सकते हैं पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए। एग्रीमेंट कहाँ पे है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 2E, है ना, यही बोलता है क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को आपको बांटना है, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में प्रॉफिट बटेगा। उसके बाद वो दोनों मिला के क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, सेक्शन 4 जो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप क्या होती है। हम एक बार पढ़ लेते हैं सेक्शन 4 क्या कहता है। ऑल तो हम लोग वेर एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग इंट्रो पढ़ रहे हैं। इंट्रो में तो हम पढ़ ही सकते हैं ना कि पार्टनरशिप समझ में तो आए, पार्टनरशिप है क्या। पार्टनरशिप करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 जो बात करता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप की, उसमें सेक्शन 4 उसमें डिफाइन करता है, डेफिनेशन है उसमें किसकी, पार्टनरशिप की है, पार्टनर की है, फर्म की है और फर्म नेम की। इसको तो हम कवर करते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या ही बोल गया ये, कुछ समझ तो आया नहीं, है ना भाई। इतना समझ में आया कि कोई एक रिलेशन होता है, किसके बीच में होता है, पर्सन्स के बीच में होता है, जो क्या करते हैं, एग्री करते हैं। कि किस लिए एग्री कर रहे हैं वो, भाई प्रॉफिट को बांटने की, जो बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने की। अब इन्होंने लास्ट में क्या बोल दिया, ये कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो नहीं समझ में आया ना हमें। यही है मेन एलिमेंट पार्टनरशिप का, यही है सारा का सारा पार्टनरशिप एक्ट इसी पे बेस्ड है, इस छोटी सी लाइन पे। छोटी नहीं है ये, लेकिन कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, है ना। या तो जैसे हम 4 पार्टनर्स हैं, हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, 4 पार्टनर्स हैं, वो चारों ही काम कर रहे हैं, या तो भाई अकेले मैं ही हूँ, वो लोग आराम कर रहे हैं, मैं ही काम कर रही हूँ। ठीक है, तो वो हुआ कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो चारों काम करें, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर, या फिर मैं काम कर रही हूँ उनके बिहाफ पे भी। ऐसे कहते हैं ना, पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट्स भी होते हैं। ऐसा कहते नहीं है, ये हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है। कौन सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 18 बात करता है पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, है ना। पार्टनर्स क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, है ना। अगर हम 4 पार्टनर्स थे, मान लो मुझे किसी काम से या मुझे ऐसे ही घूमने जाना पड़ा, ठीक है, मैं घूमने जाना क्या पड़ा, मुझे जाना ही था, ठीक है, मैं घूमने चली गई। 3 लोग हैं, 3 लोग काम करेंगे, ठीक है, तो वो मेरे क्या कहलाएंगे उस टाइम पे, एजेंट कहलाएंगे, है ना। वो एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं, वो फर्म के एजेंट तो हैं ही। ठीक है, तो ये होता है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी।
दिस इज अ मेन एलिमेंट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. होल पार्टनरशिप एक्ट इज बेस्ड ऑन दिस म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट. ठीक है. Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners. पार्टनरशिप तो हमने कर ली, आपस में हमारा जो रिलेशन है उसको हमें बोला क्या है, पार्टनरशिप है. लेकिन हम इंडिविजुअली क्या हैं, पार्टनर्स हैं. ठीक है. एंड कलेक्टिवली क्या है, फर्म है. हम ये नहीं बोलेंगे XYZ पार्टनरशिप, नहीं. XYZ क्या होते हैं, फर्म कहलाती है. वो कलेक्टिवली जब लोग बनते हैं तो वो फर्म कहलाती है. द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म नेम, है ना. जिस XYZ ABC, है ना, जो भी नाम रखना है आपको वो रखो, और वो क्या कहलाएगा, फर्म नेम कहलाएगा. ठीक है. ये हो गया हमारा सेक्शन 4 डेफिनेशन, जिसमें हमने कवर करी है. अच्छा, हमारे क्या ये पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें समझना होता है इसको भी. जब हम कोई भी एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उसको भी समझना ज़रूरी है. हम सारा कुछ मतलब कह लो कि सेक्शन वाइज तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए ना, कि पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप में, और क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं. ठीक है. तो हम पार्टनरशिप, और हमने सुना होगा LLP, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. वो क्या होता है, वो कौन सी ईयर का एक्ट है, 2008 का एक्ट है ना. दिल्ली जुडिशरी में आता है वो LLP हमारा. 2008 का एक्ट है. 1932 2008, कितना डिफरेंस है. जब पार्टनरशिप ऑलरेडी, भाई पहले तो हमने मतलब पार्लियामेंट भी ना, पहले तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, फिर उन्होंने सोचा भाई पार्टनरशिप बनाते हैं. जब पार्टनरशिप था तो उन्होंने फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्यों बनाया, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, पहली बात तो उनका कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, है ना. मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों ही पार्टनरशिप, जो हमारी फर्म है उसके नाम से जाने जाएंगे, और जो हमारी फर्म है वो हम दोनों के नाम से जानी जाएगी. ठीक है. लेकिन LLP में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है, नाम से सोचो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, है ना, जिसमें हमारी लाइबिलिटीज़ क्या है, लिमिटेड हैं. जितना हमने अपनी पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में डिफ़ाइन कर रखा है, उतना ही हमारी लाइबिलिटी होगी. लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, उसमें आपकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है ना. अगर कल को कुछ भी दिवालिया घोषित हो गया, कुछ भी हमारा लॉस हो गया, तो हमारे जो पर्सनल एसेट्स हैं वो तक भी बिक सकते हैं. ठीक है. लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड. लेकिन LLP में क्या है, लाइबिलिटी आपकी लिमिट है. जितनी आपने अपनी कैपिटल लगाई होगी, जितना आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया होगा कि भाई मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, 100 रुपये तक ही मेरी लाइबिलिटी है. अगर कल को फर्म में लॉस हो गया तो मैं 100 रुपये ही दूंगा. ठीक है. उसके आगे नहीं, वैसा. लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर फर्म को लॉस हुआ है तो भाई आप मेरे घर से ले जाओ, जेवर ले जाओ, है ना, शेयर्स बेच दो मेरे, लेकिन उस लॉस को चुकाना है. वैसा आपकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है उसमें. तो इसलिए उन्होंने, पार्लियामेंट ने क्या बनाया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. अच्छा, पार्टनर 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 कर रहे हैं हम लोग, वो मूवी वाला पार्टनर नहीं कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की बात कर रहे हैं. कितने टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं. पार्टनर्स में भी बहुत कैटेगरीज होती हैं, है ना. हम 4-5 कैटेगरीज पढ़ते हैं. ठीक है. पहला होता है एक्टिव पार्टनर्स. एक्टिव पार्टनर, नाम बता रहा है एक्टिव है भाई, वो उसने कैपिटल भी लगाई है, वो मैनेजमेंट में पार्ट ले रहा है, वो प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है, उसकी लाइबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है. भग भग के काम कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है ना. तो वो क्या हो गया, एक्टिव पार्टनर हो गया. एक होता है भाई स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. स्लीपिंग पार्टनर बोलो, डॉर्मेंट पार्टनर बोलो, नाम बता रहा है इसका भी, स्लीपिंग, भाई सो ही रहा है ये. इसके पास क्या है, पैसा है ना, पैसा लगा दिया इसने, कैपिटल लगा दी. लेकिन भाई पैसा है लेकिन आलस भी है ना, सो रहा है क्योंकि ये, है ना. स्लीपिंग नाम, जब इसका नाम ही स्लीपिंग पार्टनर है, पैसा है, पैसा ले जाओ लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लूँगा, तुम अपना काम करो भग भग के. ठीक है. मैं सिर्फ पैसा दे सकता हूँ, अगर पैसा दे रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट भी लूँगा. ठीक है. तो इसीलिए ये कैपिटल देता है, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है, और जो जिसकी लाइबिलिटी होगी वो भी अनलिमिटेड होएगी. ठीक है. ऐसा नहीं है कि भाई सो रहे हो तो तुम्हारे पर कोई लाइबिलिटी नहीं है,
सोलह तो काम तो फिर भी थोड़ा बहुत तो करोगे, पैसा दे रहे हो, उस पैसे वो पैसे डूब गए तुम्हारे, तुमको उसकी लायबिलिटी भी तो भुगतनी पड़ेगी ना। वैसा एक होता है हमारा सीक्रेट पार्टनर, नाम बता रहा है सीक्रेट है, लोगों को नहीं पता कि ये पार्टनर है, इसने कैपिटल लगाया है, पैसा इसके पास भी है, कैपिटल इसे दे दिया, लेकिन यह तो काम नहीं कर रहा है या बहुत ही सीक्रेटली कर रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये पार्टनर भी है भाई, है ना। और प्रॉफिट लॉस भी शेयर कर रहा है, और जो हमारी क्या लायबिलिटी है उसकी अनलिमिटेड है, ठीक है। फिर आता है हमारा नॉमिनल पार्टनर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नॉमिनल पार्टनर नाम से थोड़ा सा आप रिलेट करो, है ना, हमने सबको अब तक नाम से, एक्टिव है, स्लीपिंग सो रहा है ना, फिर सीक्रेट जो छुपा हुआ है। अब हम नॉमिनल की बात करते हैं। नॉमिनल जिसका हमने नाम यूज़ किया है, जिसकी हमने रेप्यूटेशन यूज़ करी है, उसको हम बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर, है ना। नॉमिनल पार्टनर में क्या होता है, जैसे कि हम दो फ्रेंड्स हैं, है ना, मेरी एक फ्रेंड हो गई, हम लोग ने एक लॉ फर्म खोलने की सोची, लेकिन मेरे फादर जो हैं वो ऑलरेडी लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, है ना, अच्छे खासे जाने माने, तो उनकी चलती है हमारे शहर में, उनको लोग जानते हैं। हम तो अभी नए नए ग्रेजुएट हुए हैं, हालांकि हुए नहीं हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। तो क्या हम अभी नए नए आए हैं तो हमें तो लोग नहीं जानते और कोई हमें भरोसा भी नहीं करेगा भाई। हम कोई नए नए जो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए उनको केस कौन देगा, कोई नहीं देगा, लेकिन मेरे पापा को सब जानते हैं, है ना, उनको उनका नाम चलता है कि भाई ये एडवोकेट है, अच्छे एडवोकेट है, केस जीत जाते हैं। तो हमने क्या सोचा कि भाई हम पार्टनरशिप फर्म तो कर ही रहे हैं, है ना, फर्म खोल रहे हैं, हमारी लॉ फर्म है, हमें कोई ऐसे केस तो देगा नहीं, तो हम ऐसा करते हैं अपने पापा को अपने पार्टनरशिप में शामिल कर लेते हैं, उनका नाम यूज़ हो जाएगा। नाम होगा तो लोग सोचेंगे भाई इनकी फर्म है, तो वो हमारे पास आएंगे। भाई उनका क्या है, सिर्फ नाम का रोल है, रेप्यूटेशन है क्योंकि उनकी, इसलिए उनको उनका नाम यूज़ किया। अब वो अपना नाम दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे वो, ना तो उन्होंने कोई हमारी कैपिटल लगाई है, ना ही वो मैनेजमेंट में पार्ट ले रहे हैं, ना ही वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्यों दिया अपना नाम, ये मत सोचना कि भाई वो तो मेरे पापा हैं तो दे देंगे, है ना, ऐसा नहीं। हम, ये तो एग्जाम्पल था, हम अलग भी लेके चल सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम होता है तो हम उनकी गुडविल लेने के लिए उनको अपनी पार्टनरशिप में शामिल करते हैं। तो उनको इन रिटर्न क्या मिल रहा है, कोई मैं फेमस हूँ, है ना, मेरे एक रेपुटेशन है, मैं किसी एक पार्टनरशिप में अपना नाम दे देती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं तुम लोग यूज़ करो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कल को वो कुछ इलीगल काम कर दें, कुछ अनलॉफुल कर दे, तो मेरा नाम तो डूब जाएगा, जो भी मैंने अपनी सोचा रेपुटेशन है मेरी, वो तो नहीं रही ना। तो इन रिटर्न उन पार्टनर को क्या मिलता है, इन रिटर्न उनको मिलता है रॉयल्टी, है ना। हम रॉयल्टी बोलते हैं ना, कि जितनी भी मेरी वजह से आप मेरे नाम की वजह से आपके पार्टनरशिप में, आपकी फर्म में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसका आप एक प्रोपोर्शन वो हम पहले डिसाइड कर लेंगे, उसके हिसाब से वो आप मुझे दोगे। मुझे कोई मतलब नहीं है आपके प्रॉफिट से, ठीक है, मुझे वो प्रोपोर्शन मिलना चाहिए, वो होती है हमारी रॉयल्टी, ठीक है। नॉमिनल पार्टनर्स को क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। अच्छा, एक हमारे होते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली क्यों बोला हमने, और ओनली क्यों लगाया, मतलब क्या वो लॉस शेयर नहीं करेंगे, हाँ तो नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। वो कैपिटल लगा रहे हैं, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले रहे, वो सिर्फ जब हमारे फर्म में प्रॉफिट होगा तो ही हम उनको देंगे, उनको देंगे ही देंगे प्रॉफिट, उनको लॉस से कोई मतलब नहीं है, उनको प्रॉफिट से मतलब है, उनको प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉमिनल पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, वो भी उनकी भी लायबिलिटी देखो, थर्ड पार्टी की नज़रों में ना सभी पार्टनर्स एक समान हैं। अब जैसे जो लोग मेरे पापा का नाम देख के आए होंगे फर्म में, उन्हें थोड़ी पता है कि हम तो भाई सिर्फ नाम यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए तो भाई पापा भी मेरे एक जैसे हैं, मैं भी एक जैसी, मेरी फ्रेंड भी एक जैसी है ना। उनको कोई मतलब नहीं कि नहीं इन्होंने तो इतना दिमाग लगाया कि नाम यूज़ कर रहे होंगे, नहीं, उन्होंने नहीं सोचा इतना, है ना, वो लॉ पढ़ के नहीं आए, है ना। तो उनकी लायबिलिटी भी क्या होगी, कल को फर्म में कोई लॉस होगा तो लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होएगी उनकी भी, लेकिन वो हमसे भुगतान करेंगे, ठीक है। वैसा पार्टनर्स इन प्रॉफिट में भी यही है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड ही है थर्ड पार्टी की नज़रों में, लेकिन हम उसको बाद में उसका जो कंपेंसेट है वो हम उसको करेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट ही था,
ठीक है। ऐसे ही होता है हमारा माइनर एक पार्टनर होते हैं। क्या माइनर पार्टनर हो सकते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला है सेक्शन 11 में कि बहुत सारी ना कंडीशंस दी गई हैं कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, है ना। ऐसा एलियन एनिमल के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। कैसे मिस कर दिया हमने? तो माइनर तो मेजर नहीं है ना, तभी तो वो माइनर है ना। तो माइनर क्या एक पार्टनरशिप में आ सकता है? नहीं आ सकता। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। लेकिन सेक्शन 30 क्या कहता है कि माइनर जो है वो बेनिफिट्स ले सकता है पार्टनरशिप के, है ना। अगर जैसे कि मान लो मेरा भाई है, मेरी फर्म चल रही थी अच्छी खासी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी अपने फर्म में ले लेते हैं। लेकिन वो माइनर है ना, 16-17 साल का है वो। लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तो मैं उसको बेनिफिट दूंगी, लेकिन लॉस में वो हाथ खड़े कर देगा, दीदी मुझे नहीं पता कुछ, आप देखो आपका काम जाने, है ना वैसा। तो इसलिए क्या है, ये माइनर सिर्फ बेनिफिट में उसको आप बेनिफिशियरी बना सकते हो, उसको बेनिफिट दे सकते हो, उसको लॉस में आप उसको पार्ट नहीं ले सकते। ठीक है। अच्छा, हमने ये मिस कर दिया। क्या मिस कर दिया? कि जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं ना, वो दो तरह के भी हो सकते हैं। मतलब हमने सुना है कि होल्डिंग आउट सेक्शन है ना, सेक्शन 28 बात करता है होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ये क्या मतलब हुआ? स्टॉपल हमने तो एविडेंस एक्ट में पढ़ा है, ये पार्टनरशिप में कहाँ से आ गया? कौन सेक्शन है वैसे स्टॉपल का इंडियन एविडेंस एक्ट का? 115? नहीं, 115 है ना, जो स्टॉपल की बात करते हैं। स्टॉपल का मतलब क्या है कि हमने पहले तो बोल दिया कुछ, बाद में हम उस बात से मुकर नहीं सकते। जो चीज़ हमने बोली है उस पे अपने जुबान पे अड़े रहो, वो होता है स्टॉपल। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला मैं किसी एक कॉलेज में गई, है ना, इंटरव्यू देने, और मैंने पहले कभी 5-6 महीने पहले जो मैं जॉब छोड़ चुकी हूँ, किसी एक प्रेस्टीजियस कॉलेज में मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, मैंने वो जॉब छोड़ दी है, हालांकि मैं इंटरव्यू के लिए गई हूँ दूसरे कॉलेज में। उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू वर्किंग समवेयर? मैंने बोल दिया हाँ येस आई एम वर्किंग, हाँ इन दिस कॉलेज, मैंने नाम ले दिया। अभी तो मैं कॉलेज की एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। लेकिन आप इसको क्या लोगे? पार्टनरशिप फर्म, है ना। ये फर्म है, मैं फर्म में काम कर रही थी। फर्म में भी अब क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही तो मैंने इसलिए थोड़ा सा प्रोफेसर की नज़रों में सोच के देखा। लेकिन ये फर्म की आप ले सकते हो कि मैं किसी फर्म का नाम ले लेती हूँ कि हाँ मैं तो वर्किंग हूँ, अभी भी मैं वहीं काम कर रही हूँ। मुझे क्या लगा भाई, अगर वर्किंग दिखाएंगे तो मुझे थोड़ी जॉब मिल जाएगी ऐसे जल्दी से, ऐसा थोड़ा सा। अब वो मैंने नाम ले दिया, है ना। ये क्या हो गया? है ना, ये क्या हो गया कि मैंने अपने कंडक्ट से शो कर दिया कि मैं अभी भी उस फर्म में क्या हूँ, पार्टनर हूँ। ठीक है, हालांकि नहीं हूँ। तो कल को अगर उस फर्म में जो भी होता है ना, मेरे भरोसे मान लो कोई लोग वहाँ पे आके डील करने लग गए, उनको ये लगा कि मैं वहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ, तो उन्होंने वो कुछ भी केस दिया वहाँ पे, है ना, उन्होंने सोचा कि मैं लड़ूंगी उनका केस या कुछ भी ऐसा है, तो उसके लिए लायबल मैं भी होंगी। हालांकि मैं अब उस फर्म में पार्टनर नहीं हूँ, लेकिन मैं वो जो होता है ना पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, वो मेरे ऊपर प्रिंसिपल लागू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उसे मुकर नहीं सकती क्योंकि मैंने एक जगह पे वहाँ पे शो कर दिया है कि मैं पार्टनर हूँ। ठीक है, वही होता है नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल भी। अब मैंने कहीं पे गई हुई हूँ, मैंने अपना उस वहाँ का विजिटिंग कार्ड दे दिया है उनको, है ना। यहाँ पे मैं गेट पे खड़ी थी ऑफिस के, छोड़ चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं ऐसे खड़ी थी भाई, घूम रही थी। कोई आया, मैंने कहा हाँ जी आइए आइए मेरी फर्म में आइए, ऐसे। तो मैंने अपने कंडक्ट से शो कर दिया कि मैं अभी भी पार्टनर हूँ, और उस पर अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो मैं उसके लिए लायबल होंगी। ठीक है, ये होता है कि हमने क्या पढ़ा था, पार्टनर्स कितने टाइप्स के, एक्टिव, स्लीपिंग को हम क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट, फिर सीक्रेट पार्टनर्स, नॉमिनल पार्टनर्स, माइनर्स पार्टनर, है ना, और पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, फिर होल्डिंग आउट और स्टॉपल वाला। ठीक है। अच्छा, ये हमने जो भी पढ़ा था ना एलएलपी और पार्टनरशिप,
ये हमारी क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है ना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में टाइप्स दे रखे हैं क्या पार्टनर्स के? नहीं दे रखे। लेकिन टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बता रखा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, है ना। 2 टाइप की पार्टनरशिप होती हैं। हालांकि हम सेक्शंस पे नहीं जा रहे, है ना, सेक्शंस हम कल से पढ़ेंगे, लेकिन हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, इंट्रो पढ़ रहे हैं, तो इंट्रो में हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। वो हमारे अब बेरेक्ट में दे रखा है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्या है? 2 टाइप की पार्टनरशिप है। पहली है पार्टनरशिप एट विल और एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? सेक्शन 7 में डिफाइन है। सेक्शन 7 खोलते हैं। वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट between the partners for the duration of their partnership or for the determination of the partnership is at partnership at will। मतलब कि कोई ड्यूरेशन के लिए नहीं है, हमने पार्टनरशिप कर ली, वो चल रही है। हमने पार्टनरशिप डीड में पहले से कोई मेंशन नहीं कर रखा था कि भाई 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना, पंचवर्षीय योजना है हमारी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था। तो वो हमारी मर्ज़ी पे चल रही है। जब तक हमारा मन करेगा उस पार्टनरशिप को चलाएंगे हम। अगर 2 लोग हैं, दोनों में से कोई एक टपक गया तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक से तो पार्टनरशिप चल नहीं सकती, है ना। या तो 3 लोग हैं, एक रिटायर हो गया, एक चल बसा, 2 लोग बच गए तो चल रही है। लेकिन वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप एट विल, हमारी मर्ज़ी पे डिपेंड कर रहा है। विल से तो ये समझ में आता है मर्ज़ी है हमारी। दूसरी क्या होगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वो कहाँ दे रखा है? सेक्शन 8 में दे रखा है। अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन इन पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, है ना। जैसे एक मूवी याद आई इससे, एक सौदागर मूवी है अमिताभ बच्चन की, है ना। उसमें काम क्या होता है? गुड़ बेचने का। जैसे मान लो, अब मुझे नहीं पर्टिकुलरली पता कि भाई गुड़ किस उसमें सीज़न में बने जाते हैं, लेकिन जैसे मैं ठंड का सीज़न आया, मैंने सोचा कि मैं और एक मेरी फ्रेंड, है ना, उसी को लपेटते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो हमने सोचा कि अब देखो ठंड का सीज़न आ गया है, हम ऐसा करते हैं, चलो गुड़ बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें ये है, गुड़ की कहानी, आप देखना, अच्छी मूवी है ना। उसमें गुड़ बनाते हैं हम। तो हमने क्या सोचा, ठंड में हम गुड़ बनाएंगे। ठंड 4 महीने की हो गई, 4 महीने की हमारी क्या है? पार्टनरशिप हो गई। जैसे ही ठंड ख़त्म हुई, गुड़ बिकना बंद हो गया, हमारी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई। चाय का एग्जांपल ले लो। गर्मियों में थोड़ी देखो, जो चाय पीते हैं वो तो पीते ही हैं, है ना, उनको कोई मतलब नहीं है ठंड से, गर्मी से, है ना, हमारे जैसे लोग। लेकिन मान लो मैंने सोचा कि चलो कल को हम स्टॉल लगाते हैं, ठंड आ गई भाई, चाय की बिक्री अच्छी होएगी, है ना। तो हमने क्या किया, ठंड के लिए पार्टनरशिप में आ गए। भाई मैं चाय बनाती हूँ, तू ऐसा कर, मेरी फ्रेंड को बोला तू मैगी वैगी बना ले, है ना, बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सब खाएंगे, बढ़िया कमाएंगे अपन। ऐसा सोच के हमने सिर्फ ठंड के लिए पार्टनरशिप कर ली, 4 महीने के लिए। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक पर्टिकुलर ओकेजन में हमने करी है, पर्टिकुलर मंथ्स के लिए करी है, तो वो क्या कहलाएगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। चाय वाय बेचने का कोई ऐसा प्लान नहीं है, बट प्रॉफिट है ना, ठीक है। इसके इसेंशियल्स क्या थे? पार्टनरशिप के इसेंशियल्स क्या थे? एसोसिएशन होना चाहिए। किसका एसोसिएशन? किसका होना चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का। एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ तो आप डिसाइड करते हो ना कि हमें करना क्या है। बिजनेस होना चाहिए, आपको सोच के रखना है कि भाई हम काम ही करने के लिए आ रहे हैं, सर्विस नहीं करनी है, वॉलंटरी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट आएगा भाई भाई बांटेंगे। एलिमेंट ऑफ एजेंसी, एलिमेंट ऑफ एजेंसी का मतलब, एजेंसी तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, यहाँ पे कहाँ से आ गया? अभी हमने पहले पढ़ा था क्या? म्यूचुअल एजेंसी। वो यही है कि या तो एक काम करे सबके बिहाफ पे, या सारे मिल के काम करें, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एजेंसी। ये हमारा मेन एलिमेंट है, इसके बिना पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है। आपको अपने पार्टनर्स को इतना राइट देना पड़ेगा कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले पाएँ, और आप उनके एक्शंस के लिए लायबल होगे, तभी ये पार्टनरशिप कहलाएगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, इसेंशियल भी पढ़ लिए, डेफिनेशंस भी पढ़ ली, है ना, कितने टाइप्स के होते हैं ये भी पढ़ लिया। अब हम कल से शुरू करेंगे कि हमारा जो कि पार्टनरशिप
में जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शंस क्या कहते हैं उसे रीड करेंगे। अच्छा, अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या सब पे लागू हो रहा है? मतलब मैं हरियाणा में हूँ, है ना, या मेरी फ्रेंड राजस्थान में है, उस पर भी लागू हो रहा है क्या? हाँ, होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। ठीक है, ये कब से हुआ है? ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, उसके बाद से ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू होता है। तो हर एक एक्ट अब पूरे इंडिया पे लागू हो रहा है, पूरा इंडिया हमारा वैसा। ठीक है, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जब तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाता तब तक दोनों आराम से काम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों को, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर एक्ट बना दिया है, पार्टनरशिप की बात कौन कर रहा है? पार्टनरशिप एक्ट कर रहा है, तो वो ऊपर है। अगर ये कहीं पे भी इनकंसिस्टेंट हुआ तो ये इसको छोड़ देगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अभी हम सेक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपरली उसका प्रोविज़न क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। जो हम कल से इसके केस लॉज भी होंगे बहुत सारे, है ना, हम केस लॉज से भी डील करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमने एक ऊपर ऊपर का देखा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है क्या, भूलना नहीं है। इसका आपको जो प्रेम्बल होता है वो भी याद रखना है। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, ये सिर्फ पार्टनरशिप की बात कर रहा है। ठीक है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई हो रहा है। इसकी हमने इन्फोर्समेंट डेट तो पढ़ ही ली थी, बाकी हम कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।